डियर स्टूडेंट टू द एक्सीलेंट करियर पॉइंट कोचिंग सेंटर भालकी। तो आज के वीडियो में हम एसएसएलसी क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं उनके साइंस स्ट्रीम के अंदर हम 3 डिवाइड्स हैं, जैसे कि ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी। तो आज हम केमिस्ट्री की आंसर की को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसको एनालाइज भी करेंगे और उसके जो आंसर्स हैं उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आपके तमाम एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से गए होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। तो आज हम जो आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री की है और जिनका वर्जन ए है उनके लिए ये आंसर की है और डिफरेंट वर्जन के भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं। तो आइए हम पहले तो देखेंगे कि केमिस्ट्री का 80 मार्क्स में से कितने मार्क्स केमिस्ट्री के लिए एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया। तो 80 में से केमिस्ट्री 25 मार्क्स के लिए पूछा गया, जिसका परसेंटेज 31.25 होता है। तो उसके अंदर हमारे पास केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। तो इन 5 चैप्टरों में से केमिस्ट्री इन 5 चैप्टरों पर डिपेंड होती है। तो ये 5 चैप्टर के हम वेटेज भी देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में देखते हैं, जो 4 मार्क्स के लिए पूछा गया। और एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट 6 मार्क्स के लिए पूछा गया। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी 6 मार्क्स के लिए पूछा गया। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 5 मार्क्स के लिए पूछा गया। और लास्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट 4 मार्क्स के लिए पूछा गया। इस तरह से केमिस्ट्री टोटल 25 मार्क्स के लिए पूछा गया। तो आइए देखते हैं हम केमिस्ट्री के जो आंसर्स थे और उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमको जो सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यूज में मिलता है वो केमिस्ट्री का मिलता है और वो सेकंड चैप्टर में से है जी। सेकंड चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में से वो आया है। तो देखेंगे कि वो क्वेश्चन किस तरह से है। एज द पीएच वैल्यू ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन इंक्रीजेस, अगर यहाँ पर बताया गया है कि अगर पीएच यानी परमेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू अगर न्यूट्रल सोल्यूशन की इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट हम ऑप्शंस को देखेंगे और ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर अगर हम एक कॉन्सेप्ट पर अगर ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि न्यूट्रल तो 0 to 14 तक आपको वैल्यूज़ मिलेंगे पीएच के। तो 0 to 7 0 एसिड में आएगी और 0 to 7 एसिड में आएगा, 7 न्यूट्रल रहेगा और 7 to 14 क्या रहेगा बोले तो बेसिक। तो अगर कोई भी चीज़ 0 to 7 तक चले जाएगी तो वहाँ पर H+ वैल्यू इंक्रीजेज होगी और OH वैल्यू भी इंक्रीजेज रहेगी, यानी राइट साइड की तरफ। अगर वो 7 से 14 की तरफ जाएगा तो OH वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस हो जाएगी और H+ वैल्यू डिक्रीजेस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखते हैं। अगर pH वैल्यू न्यूट्रल सोल्यूशन की इंक्रीज़ हो रही है तो हमें पता चलेगा कि न्यूट्रल सोल्यूशन की pH वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है बोले तो इसका मतलब है कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रही है और एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन डिक्रीज़ हो रही है, रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है और लास्ट ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, सी, यानी बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है और नंबर ऑफ OH आयन्स भी इंक्रीजेस हो जाएंगे। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज में से है। 6 क्वेश्चन है, वो ये जो 6 क्वेश्चन है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। एन एग्जाम्पल फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको पूछा गया है। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो सिंगल बॉन्डेड रहें उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हमारे पास फार्मूला, कॉमन फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो ये फार्मूला यूज़ कर आप पहले तो A कंपाउंड को रखिए, B को, C को, फिर D को। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम B जो कंपाउंड है C3H4 उस पर CnH2n+2 का फार्मूला नहीं बैठता है और C कंपाउंड पे CnH2n का भी फार्मूला नहीं बैठता है और D कंपाउंड है C2H4
उस पर भी नहीं बैठता है। तो ये CnH2n+2 का फॉर्मूला हमें C2H6 कंपाउंड पर बैठता है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको हम क्या बोलते हैं कि इथेन बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन के एटम्स 2 होते हैं और हाइड्रोजन के एटम 6 होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर हमें 8 क्वेश्चंस भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से ही लिया गया है। तो पहले देखते हैं इस क्वेश्चन क्या है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स विच आर इन होमोलॉगस सीरीज आर C2H6, C3H8, C4H10. The suitable general formula for this compound is। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 3 कार्बन्स हैं जो कंटिन्यूसली हैं होमोलॉगस सीरीज में। होमोलॉगस सीरीज मीन्स कंटिन्यूसली है। तो फर्स्ट कंपाउंड क्या है C2H6, सेकेंड C3H8, थर्ड क्या है बोले तो C4H10। तो देखते हैं हम कि C2H6 पर हम अगर जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे CnH2n+2 यानी CnH2n+2 मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फार्मूला अगर यूज़ करेंगे, अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा C2H6। सेकेंड में भी आप CnH2n+2 का कॉमन फार्मूला यूज़ कर n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे यानी नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं तो हमें आंसर मिलता है C3H8। इसी तरह से सेम कॉमन फार्मूला CnH2n+2 यूज़ कर अगर आप n की वैल्यू 4 रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा C4H10। तो इसका कॉमन फार्मूला क्या हो जाता है CnH2n+2 और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। नेक्स्ट हम आगे 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 9th क्वेश्चन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से लिया गया है। तो देखते हैं 9th क्वेश्चन किस तरह से है। एन आयरन रिंग इज टू बी कोटेड विथ कॉपर, यानी आयरन रिंग को कॉपर से कोटेड किया गया है। एक आयरन का आप छल्ला या रिंग ले लीजिए, उसको आतराफ से कॉपर से कोटेड किया गया है। हाउ कैन वी डू दिस विथआउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रोसेस जनरली इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। अगर हम इसका अनदर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि इसको बग़ैर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर आप इसको किस तरह से करेंगे, यानी आयरन रिंग को कॉपर से किस तरह से कोटेड करेंगे। तो इसका आंसर है कि आयरन रिंग शुड बी डिप इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आपको एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है, उसके अंदर आयरन रिंग को डीप करना है यानी डुबोना है। फिर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ अगर आयरन यानी Fe को हम रिएक्ट करेंगे तो हमें FeSO4 मिलेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को अलग करता है और कॉपर आयरन रिंग के साथ कोटेड हो जाता है। तो इसके अगर आप आधा सेंटेंस कहेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे और अनदर आधा करेंगे तो आपको टोटल हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आपको मिल जाएंगे टोटल 1 मार्क्स। ये 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 12 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स में से पूछा गया है। तो देखते हैं 12 क्वेश्चन किस तरह से है। सोडियम एंड पोटेशियम्स आर प्लेस इन द सेम ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम यानी Na और K, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। ये सेम ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में रखे गए हैं यानी फर्स्ट ग्रुप में रखे गए हैं। इसे अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो इफ़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, अगर सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2SO4 है, देन डिसाइड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट। और आपको क्या इसी तरह से जिस तरह से सोडियम का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया उसी तरह से आपको पोटेशियम का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है और उसकी गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपके आंसर को रीज़न देना है। तो देखिए कि अगर यहाँ पर कॉमन फार्मूला क्या हो जाता है N2SO4 हो जाता है। अगर N पर अगर सोडियम रखेंगे Na रखेंगे तो Na2SO4 हो जाएगा। N की जगह पर अगर आप K रखेंगे तो K2SO4 हो जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4। सेम आपको रीज़न बताना है बिकॉज बोथ सोडियम एंड पोटेशियम हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी अगर ये दोनों सेम ग्रुप में हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अर्थ मेटल के हिसाब से अल्कली मेटल्स के हिसाब से सेम रहेगी। लेकिन
यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कम रहेंगे या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कंपलसरी सेम रहते हैं। इस वजह से ये दोनों का जो जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिलता है, ये बेस्ट रीज़न है। तो अगर आप फर्स्ट रीज़न बताएंगे तो हाफ मार्क्स, सेकेंड रीज़न बताएंगे तो हाफ मार्क्स, टोटल 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चंस आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में से पूछा गया है। तो ये एक इजी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट है। देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू कॉपर प्लस H2O यानी वाटर में कन्वर्टेड हो जाता है। इन दिस रिएक्शन नेम द रिएक्टेंट दैट इज ऑक्सीडाइज दैट इज रिड्यूस। तो ये रिएक्शन में हमको कौन से रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो गए या रिड्यूस हो गए वो आपको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट कॉपर सल्फ CuO प्लस H2 गिव राइज टू Cu प्लस H2O। अगर CuO Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है यानी, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है। तो रिडक्शन यहाँ पर हो जा रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन में कौन यूज़ हो जा रहा है बोले तो रिएक्टेंट का नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड या CuO। और H2 किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, H2O में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो इस तरह से आंसर ये मिल जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चंस को देखेंगे। 17 क्वेश्चंस हमें एसिड, बेसेस एंड साल्ट चैप्टर में से पूछा गया है। ये इजी कॉन्सेप्ट है। देखेंगे कि क्वेश्चन ये किस तरह से है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड टू ऐड सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइम पाउडर टू एन एग्रीकल्चर फील्ड। यानी एक एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि जो खेती की जो ज़मीन है उस पर कुछ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वो क्या कर रहे हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ लाइम पाउडर यानी लाइम एक खट्टा एक सब्सटेंस होता है, वो कुछ अमाउंट उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो व्हाट मे बी द रीज़न फॉर दिस, एक्सप्लेन। यानी ये ऐड करने के क्या रीज़न हो सकते हैं, आपको वजह बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर किस तरह से होगा आप देखेंगे। तो आंसर उसका इस तरह से है कि प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। यानी अगर प्लांट्स को अपनी हेल्दी ग्रोथ दिखानी है तो उनको एक मिनिमम क्वांटिटी में उनको pH वैल्यू रेंज होना चाहिए। तो pH मीनिंग परमेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन कंपलसरी रहेगी उनको ग्रोथ दिखाने के लिए। अगर इतना लिखेंगे तो हाफ मार्क्स। सॉइल ऑफ हिज लैंड इज एसिडिक। तो इस लैंड में लाइम ऐड करने का मतलब क्या है कि ये लैंड क्या है बोले तो एसिडिक है, इस वजह से हम लाइम ऐड करें। लाइम पाउडर इज बेस, तो लाइम पाउडर बेस है इसलिए एसिडिक लैंड में हम इसको ऐड कर दिए। सो एडिंग लाइम पाउडर टू द सॉइल डिक्रीजेज द एसिडिक प्रॉपर्टी और सॉइल इज न्यूट्रलाइज। अगर हम लाइम पाउडर को सॉइल में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली एसिडिक प्रॉपर्टी वो लैंड की कम होते जाएगी और सॉइल क्या हो जाएगी, एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके वो जो सॉइल क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है और एग्रीकल्चर के लिए एक क्या हो जाती है, फर्टिलाइज सॉइल बन जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है बोले तो 19 क्वेश्चन। देखिए 19 क्वेश्चन सेम चैप्टर एसिड कॉमा बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में से पूछा गया है। ये सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द apparatus टू शो दैट एसिड सॉल्यूशंस इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको एक डायग्राम उतारना है apparatus का, यानी apparatus मीन्स कोई सा भी जो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं टू शो दैट एसिड सोल्यूशन इन वाटर, यानी वाटर के अंदर एसिड जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। लेबल द फॉलोइंग पार्ट, आपको कुछ फॉलोइंग पार्ट्स को लेबल करना है यानी दिखाना है। डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन और रबर कॉक। तो देखेंगे फर्स्ट इसको। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से डायग्राम है। यहाँ पर ये जो नीचे है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का सोल्यूशन है और यहाँ पर नीचे क्या है, रबर कॉर्क है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, एक स्विच है, एक बल्ब है और 6 वोल्ट की बैटरी और नंबर ऑफ सेल्स
कंबाइंस कर एक 6 वोल्ट की बैटरी बनाया गया है और लास्ट में यहाँ पर जो इसको एक वायरों से कनेक्ट किया गया है। तो देखिए इस तरह से इसका डायग्राम है। अगर आप इस तरह से इन दोनों को इंडिकेट करेंगे, लेबलिंग करेंगे तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिलेंगे। नेक्स्ट हम चॉइस में जो क्वेश्चन है और में उसको भी देखेंगे। ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एपरेटस। आपको एक डायग्राम उतारना है एक एपरेटस के अरेंजमेंट के हिसाब से टू शो द रिएक्शंस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। आपको जिंक ग्रैन्यूल्स का रिएक्शन बताना है किसके साथ, विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक डाइल्यूट एसिड के साथ, एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। और आपको क्या बताना है कि हाइड्रोजन गैस को जब टेस्ट करेंगे तो आपको बर्निंग होगा, ये बताना है। लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। आपको फॉलोइंग पार्ट्स लेबल कराना है जैसे कि टेस्ट ट्यूब, सोप सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसका डायग्राम। तो फिगर को आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे और पार्ट्स को लेबलिंग के आपको 1/2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये है इस तरह से फिगर। यहाँ पर ये जो है टेस्ट ट्यूब है और ये सोप सॉल्यूशंस है। यहाँ पर बर्निंग, यहाँ पर जो आपको स्टार टाइप में दिख रहा है बर्निंग हाइड्रोजन गैस है। इस तरह से इसका एपरेटर्स है। तो आप ये दिखाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चंस जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में से लिया गया है। ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड इजी क्वेश्चंस है। विच फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी ये फॉलोइंग 2 सिचुएशन में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज की गई है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट वन, गोल्ड इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट, यानी जो सोना है उसको ऑर्नामेंट यानी जेवरात बनाने या कोई से भी ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। वो आपको किस वजह से यूज़ किया जाता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताना है। तो यहाँ पर आंसर्स हैं, आपको कोई भी 2 लिखना है। तो शाइनिंग सरफेस इसलिए यूज़ करते हैं कि वो उसका सरफेस शाइनिंग रहता है, चमकदार रहता है, या मेटॉलिक लस्टर, उसको मेटॉलिक लस्टर यानी करोजन जंग नहीं लगता। सेकेंड वन, डक्टिलिटी, ये जो बड़ी शीट है उसको स्मॉल शीट्स और स्मॉल रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी है इसके अंदर प्रॉपर्टी। मालिएबिलिटी यानी इसको आप तपाकर मालिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी स्मॉल शीट्स में, स्मॉल वाइट्स में आप कन्वर्टेड कर सकते हैं, इसलिए हम गोल्ड को यूज़ करेंगे। सेकेंड वन, निकल इज यूज इन स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, यानी जो गिटार के जो स्ट्रिंग्स दिखते हैं, स्ट्रिंग्स यानी जो तार दिखते हैं उसके अंदर निकल मेटल यूज़ किया जाता है। वाई, आपको रीज़न बताना है। बिकॉज इट इज़ सोनोरस, यानी एक साउंड प्रोड्यूसिंग ये मेटल है, इसलिए सोनोरस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट, इसलिए सोनोरस बोलते हैं। और डक्टिलिटी सेम, यही भी जो मोटी जो एलिमेंट्स है जैसे मेटल है इसको स्मॉल और मालेबल डक्टाइल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी स्मॉल पतले हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 2 रीजंस हैं, आप लिखेंगे तो आपको ईजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर में से लिया गया है। तो देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से है। द रिएक्शंस ऑफ बेरियम क्लोराइड with aluminum sulfate solution is an example for which type of chemical reaction, यानी बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ हम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 थ्राइस इज एन एग्जाम्पल फॉर विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इन दोनों का अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो ये किस टाइप के केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप इन दोनों को क्यों रिएक्ट करा रहे हैं, वाई बताना है, किस तरह का, अगर आप एक नाम दे रहे हैं तो ये नाम क्यों दे रहे हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन, यानी आपको एक बैलेंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों भी बैलेंस रहना है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, उसकी एक आपको एक केमिकल बैलेंस इक्वेशंस उतारना है। तो देखते हैं इसका आंसर किस तरह से है। इट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पर जो कंपाउंड्स यानी एटम्स हैं वो 2 टाइम डिस्प्लेस हो रहे हैं, यानी रिएक्टेंट के साइड से प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के साइड से रिएक्टेंट 2 टाइम डिस्प्लेस हो रहे हैं, यानी अपनी जो पोजीशन को चेंज करें, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं उसको, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये इसका नेम हो गया, राइट। इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स बिटवीन द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में यहाँ पर आयॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, तो लास्ट में हमको BaSO4 मिलेगा तो एक वाइट प्रेसिपिटेट रहेगा। तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन BaCl2
प्लस Al2SO4 थ्राइस। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर SO4 हमारे पास 3 हैं, तो सामने भी BaCl2 को 3 से आपको नंबर ऑफ 3 मोल से आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट साइड। हम प्रोडक्ट साइड देखेंगे कि यहाँ पर BaCl2 में से Ba पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो और Al में से Al2 माइनस नेगेटिव SO4 3 माइनस Al2 प्लस 2 क्या हो जाता है पॉजिटिव, SO4 3 माइनस हो जाता है ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से कंबाइन कर BaSO4 बनाता है और 3 मोल्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर Ba भी 3 है ये रिएक्टेंट में, और एरो की ये साइड भी Ba भी 3 हैं, लेकिन SO4 यहाँ पर कितने हैं जी 3 हैं। तो इस तरह भी यहाँ पे SO4 3 इंटू SO4 3 हो जाते हैं। तो यहाँ दोनों साइड भी सेम है। Cl2 भी देखेंगे, Cl2 Al से कंबाइन होकर 2AlCl3 बनाते हैं। यहाँ पर Al2 यहाँ पर भी 2 हैं, ये साइड भी 2 हैं, और Cl2 3 2 6 हैं, इधर भी 2 3 6 हैं। तो इस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। हर पॉइंट के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे 28 क्वेश्चंस की तरफ। ये जो कार्बोनेट्स कंपाउंड में से लिया गया है, देखेंगे इसको, ये क्वेश्चन को किस तरह से हम देखेंगे। देखिए चलते हैं। एक्सप्लेन द एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आपको एडिशंस और सब्सटीट्यूशन यानी प्लस और माइनस के रिएक्शन को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से बताना है। C2H6 अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बट नॉट एडिशन रिएक्शन, वाई? यानी C2H6 यानी इथेन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंदर जाएगा लेकिन एडिशन में नहीं जाएगा, वाई आपको बताना है। ये क्वेश्चन के हम पहले तो आंसर देख लेंगे, चॉइसेस में है ये। तो देखेंगे कि C2H6 क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंबाइंस विथ हाइड्रोजन एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स और ट्रिपल बॉन्डेड। तो यहाँ पर देखेंगे कि डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके किसके प्रेजेंस में बोले तो कैटलिस्ट के, हम आपको क्या मिलेंगे, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स है, ये एक प्रोसेस होता है। देखेंगे कि एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स यानी डबल बॉन्डेड, अल्काइंस बोले तो भी ट्रिपल बॉन्डेड, ये दोनों मिलाकर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो देखेंगे कि R बॉन्ड C बॉन्ड R, डबल बॉन्ड C बॉन्ड R। तो यहाँ पर C क्या है, कार्बन है, और R क्या है बोले तो एक मिथाइल ग्रुप आप ले सकते हैं। तो ये दोनों निकल और प्लस H2 की तरफ जाएंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर 2H2 हैं, एक कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक ये कार्बन के साथ। तो इस तरह से कार्बन की जो वैलेंसी है 4 वो इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी। आप देख लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट other groups of atoms can be replace hydrogen atoms 1 by 1 from carbon compounds। यानी अगर सनलाइट प्रेजेंट रहेगी तो जो हाइड्रोजन एटम्स को 1 by 1 कार्बन कंपाउंड से रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये होता है प्रोसेस। इस ए बेस्ट प्रोसेस आपको ओजोनेशन में मिलेगा। क्लोरीन रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स 1 by 1 फ्रॉम मीथेन। तो यहाँ पर मीथेन है, मीथेन में से क्लोरीन क्या करेगी, 1 by 1 हाइड्रोजन एटम्स को डिस्प्लेस करेगी। तो मीथेन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू क्या हो जाता है, क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हो जाता। तो यहाँ पर देखेंगे कि ACl CH3 से कंबाइन कर HCl बनाता है, फिर इस तरह से ऐसा रिएक्शन 2 से 3 मरतबा हो जाएगा। तो C2H6 इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इन C2H6 देयर विल बी सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। C2H6 में एक सिंगल बॉन्ड रहता है हाइड्रोकार्बन्स कार्बन कार्बन के बीच में। दिस इज नॉट एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं हो जाएगा। नो हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडेड बट हाइड्रोजन एटम्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स ऐड नहीं करे, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स क्या किस तरह से यूज़ हो रहा है, सब्स्टिट्यूट यानी एक उसको बीच में से ला रहे हैं, इस तरह से यूज़ हो रहा है। तो हम चॉइस में और एक जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लेन हाउ सोप क्लीन्स क्लॉथेस। यानी आपको एक्सप्लेन करना है कि सोप किस तरह से क्लॉथेस यानी कपड़ों को क्लीन करेगा। मोर अमाउंट ऑफ सोप इज़ रिक्वायर्ड टू क्लीन द क्लॉथेस इन हार्ड वाटर। अगर आपके पास हार्ड वाटर है तो उसके वास्ते आपको बहुत ज़्यादा सोप लगेगा यानी साबुन लगेगा कि कपड़ों को क्लॉथेस को क्लीन करने के लिए। वाई आपको यहाँ पर रीज़न बताना है। तो इसका आंसर इस तरह से यहाँ पर
देखेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी यहाँ पर आपको सोप का डेफिनेशन ही दिया गया है स्टार्टिंग में। जो सोप्स हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स के लॉन्ग चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं, उसी को हम सोप बोलेंगे। द आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विथ वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट्स विथ ऑयल। तो हम मिसेल्स के फॉर्मेशन पढ़े हैं, तो यहाँ पर आयोनिक चेन का जो एंड है वो सोप से इंटरेक्ट करेगा यानी जुड़ जाएगा, और जो कार्बन का जो चेन है वो ऑयल के साथ हमें इंटरेक्ट करेगा। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स। तो ये जो सोप मॉलिक्यूल्स एक राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, वो स्ट्रक्चर को हम मिसेल्स बोलेंगे। दिस फॉर्म एन एमल्शन इन वाटर। तो इसकी वजह से एक एमल्शन यानी गाढ़ापन आ जाएगा वाटर के अंदर। द सोप मिसेल्स दस हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर। तो जो सोप के जो मिसेल्स हैं, जो बबल्स हैं, वो क्या करेंगे कि जो डर्ट है वाटर के अंदर उसको खींचने का काम करेंगे। एंड वी कैन वॉश अवर क्लॉथ्स क्लीन। इस वजह से हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे। द रिएक्शंस ऑफ सोप विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन हार्ड वाटर डेवलप स्कम। तो अगर यही चीज़ें अगर आप सोप को हार्ड वाटर में दो सब्सटेंस प्रेजेंट रहेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, ये दोनों रहेंगे, जब सोप इनके साथ इंटरेक्ट करेगा तो एक प्रेसिपिटेशन यानी स्कम फॉर्म होगा। इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ये, वाटर में सॉल्युबल नहीं हो जाएगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। हेंस वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ सोप टू क्लीन क्लॉथ्स इन हार्ड वाटर। इस वजह से हार्ड वाटर में हमें सोप को क्लीन करने के वास्ते बहुत ज़्यादा पानी लगेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस का आंसर हो गया है। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 33 क्वेश्चंस है, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स में से लिया गया है। 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लिए, बहुत इजी है। द एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स आर 8 and 16। देखेंगे कि अगर 8 एटॉमिक नंबर है वो पीरियोडिक टेबल में हमें ऑक्सीजन का मिलेगा, 16 बोले तो सल्फर मिलेगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स। तो आप इन 2 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल यूज़ कर आप कर सकते हैं, और बाकी ऑर्बिटल तो 0 रहेंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस 2 एलिमेंट। डू यू कीप दिस 2 एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप ये दोनों एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में रखेंगे। 18 ग्रुप्स हैं टोटल, उसमें से कोई भी एक ग्रुप में आप रखेंगे। क्या पूछ रहा है, जस्टिफाई योर आंसर। आपके आंसर को आपको जस्टिफाई कराना है। फाइंड आउट विच ऑफ दिस 2 एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी ऑक्सीजन सल्फर में से जो सब में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपको वो बताना है, और ये बताने की वजह आपको वो क्या है वो बताना है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 8 है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है NH2 NP6 हो जाएगी, 2,6 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 6 में है, और सल्फर हो जाएगा 2,8,6। यस, these 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप। ये दोनों ही एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे। बिकॉज इन द आउटर मोस्ट शेल दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट जो वैलेंसी शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी 6 रहेंगे, और इनर ऑर्बिटल भी सेम रहेगा, यस ऑर्बिटल 2 रहेंगे, वो कम्प्लीटली फुल रहेगा। और बोथ हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास भी सेम नंबर ऑफ वैलेंसी शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 8 इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी जो ऑक्सीजन है 8 नंबर वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी उसकी O2- यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव जब पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव चार्ज है 2- है, और सल्फर का जो चार्ज है वो कम रहेगा विथ। एंड देन द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 16 से जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है बोले तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप्स। आपको मालूम होगा 8 जो ऑक्सीजन है वो ग्रुप में टॉप पे रहेगा और 16 नीचे रहेगा। जैसा आप ग्रुप में आएंगे तो जैसा आप ग्रुप के नीचे जाते जाते रहेंगे 8, 9, 10 तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस होते रहेगी। तो 16 पे आपको कम मिलेगी और 8 पे आपको ज़्यादा मिलेगी। इस तरह से इसका आंसर होगा। तो हम लास्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में। वो 35 क्वेश्चंस है जो मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में से लिया गया है। तो देखेंगे ये क्वेश्चन किस तरह से है। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में आपको डिफरेंस लिखना है। हाउ दिस प्रोसेसेस आर यूज इन द
एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, यानी ये प्रोसेस को जिंक निकालने में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस, आपको केमिकल इक्वेशंस लिख के आपको उसको एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दिस प्रोसेस इज रिडक्शन इज नेसेसरी टू ऑब्टेन जिंक, इसके बाद आपको एक रिडक्शन प्रोसेस करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है क्या जिंक को, अगर एक कंप्लीटली प्योर जिंक आपको मेटल निकालनी है तो वाई बोलकर पूछ रहा है। इसका आंसर देखेंगे। पहले तो आपको कैल्सिनेशन का डेफिनेशन बोलना पड़ेगा, फिर रोस्टिंग का। तो देखेंगे कैल्सिनेशन का डेफिनेशन क्या है। कार्बोनेट्स ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, यानी कार्बोनेट और जो हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्टेड हो रहे हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, यानी एक लिमिटेड एयर में उसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। ये जो और हैं वो मिनरल्स हैं जो ज़मीन में से निकलते हैं, इसको इस तरह से प्रोसेस करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। हाफ मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम सल्फाइड्स ओर्स, यानी जितने भी ओर्स हैं वो अर्थ में से मिलेंगे, इसलिए सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। इस सेम वो कार्बोनेट्स थे इसलिए कैल्सिनेशन है बोलकर कार्बोनेट्स और यूज़ कर रहे थे, रोस्टिंग है बोलकर आपको सल्फाइड और यूज़ करना पड़ेगा। तो सल्फाइड और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड में हो रहा है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ, वहाँ पर लिमिटेड एयर थी, यहाँ पर एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा एयर होनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस को आप रोस्टिंग बोलेंगे। हाफ मार्क्स मिलेंगे। व्हेन ZnCO3 अंडरगोस कैल्सिनेशन ZnNO इज फॉर्म, जिंक कार्बोनेट कैल्सिनेशन में अगर चले गया तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा। ZnCO3 जो सॉलिड फॉर्म में, अगर आप हीट देंगे तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा सॉलिड फॉर्म में, और CO2 गैस यहाँ से अलग हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। नेक्स्ट ये रिएक्शंस को हम सेम कंटिन्यूस प्रोसेस में कर रहे हैं। व्हेन जिंक सल्फाइड ZnS अंडरगोज रोस्टिंग में जा रहा है तो जिंक ऑक्साइड भी फॉर्म हो जाएगा। 2 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड सॉलिड लेकर आप 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे गैस में। अगर आप इसको हीट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ ZnO जिंक ऑक्साइड फॉर्म होंगे सॉलिड में, और 2 मोल्स ऑफ SO2 गैस होगी, लिबरेट हो जाएगी। आफ्टर दिस प्रोसेसेस रिडक्शन इज नेसेसरी, ये प्रोसेस के बाद रिडक्शन कंपलसरी हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि जिंक ऑक्साइड इज देन रेड्यूस टू जिंक, तो आपको ZnO है ना उसको जिंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग सूटेबल रेड्यूसिंग एजेंट, जो रेड्यूस कर सकता है ऑक्सीजन को ZnO से अलग कर सकता है, वो चीज़ को आपको यूज़ करके करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसकी आंसर्स ये हैं। आप अपने आंसर्स को टैली कीजिए और अपने मार्क्स जो भी आपको मिल रहे हैं टोटल, वो आपको आपके जो मार्क्स हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये वीडियोस आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने जो एग्ज़ाम दिए वो भी अच्छे तरीके से अपने जो क्वेश्चन और आंसर्स हैं उसको टैली कर सकें। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिज़िक्स और बायोलॉजी की आंसर कीज़ को भी एनालाइज करेंगे, और आपके जो नेक्स्ट जो आने वाले जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम कंटिन्यूसली फिज़िक्स, बायोलॉजी और नेक्स्ट जितने भी पेपर्स हैं उसके जो एनालाइज करेंगे पेपर्स को कम्प्लीटली और फुल्ली अच्छे अंदाज में वे में हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आपके तमाम फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वो भी अच्छे से जस्टिफाई करेंगे कि अपना पेपर किस तरह से गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।